हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे बायोलॉजी की फील्ड्स के बारे में। अभी क्या है ना, जब मैं छोटा था, आपकी उम्र का था, मतलब 3-4 साल पहले की बात है। तो मैं जब 12th पास हुआ तो मुझे पता था बायोलॉजी में खाली डॉक्टर ही बनते हैं। और ये नहीं है, खाली डॉक्टर नहीं बनते हैं, बहुत कुछ बन सकते हैं बायोलॉजी के बाद। बायोलॉजी आपने लिया ना, पसंद किया ना 11th-12th में, भैया इससे अच्छी लाइन मुझे तो कोई लगती नहीं है। जिंदगी के बारे में पढ़ना। बायो क्या होता है? बायो मतलब होता है जिंदगी के बारे में पढ़ना। इंसान ही खाली एक इंसान नहीं है, इंसान ही कोई जीवन नहीं है खाली। डॉक्टर लोग इंसान का जीवन पढ़ते हैं, पर खाली इंसान ही जीव जिंती नहीं है इस दुनिया में। बैक्टीरिया है, पेड़ पौधे हैं, दुनिया भर की चीजें हैं बायोलॉजी के अंदर। खाली डॉक्टर बनना ही नहीं होता बायोलॉजी के अंदर। पर मोस्ट पॉपुलर फील्ड जो है बायोलॉजी लेने के बाद, वो डॉक्टर बनना चाहते हैं। सब लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, सब लोग सर्जन बनना चाहते हैं। ज़्यादातर लोग दिमाग का डॉक्टर बनना चाहते हैं, ज़्यादातर लोग चमड़ी के डॉक्टर बनना चाहते हैं। क्यों? बहुत पैसा है ना उसके अंदर, इसलिए सब लोग वही बनना चाहते हैं। और प्लस इज्जत भी बहुत है, पर सबकी बस की बात नहीं है। ठीक है, मैं बताऊँ, ये बायोलॉजी की जो फील्ड है ना, उनमें 3 पार्ट्स हो गए। मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। एक है मेडिकल, जो आप देख रहे हो, जिसके पीछे पूरी दुनिया पागल है बायोलॉजी के अंदर। जो भी बायोलॉजी लेता है उसको ज़्यादातर मेडिकल में जाना पड़ता है। पर कुछ लोग हैं जो नॉन मेडिकल भी हैं। बायोलॉजी खाली मेडिकल नहीं है, नॉन मेडिकल भी है। और कुछ लोग हैं जो पैरामेडिकल है। देखो, जो पेशेंट से बात करता है, जो पेशेंट का ऑपरेशन करता है, वो मेडिकल है। पर ऐसे भी इंसान हैं जो पेशेंट को दवा नहीं देते, पेशेंट से बात नहीं करते, पर डॉक्टरों के साथ रहते हैं, डॉक्टरों की मदद करते हैं। जैसे कि रिपोर्ट कराते हो, आप खून का रिपोर्ट कराते हो, तो वो दवा नहीं दे रहे, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, पर एक जरिए से आपकी मदद कर रहे हैं, तो वो पैरामेडिकल हैं। समझ रहे हो? तो बायोलॉजी पढ़ने के बाद आप मेडिकल कर सकते हो, आप पैरामेडिकल कर सकते हो, आप नॉन मेडिकल भी कर सकते हो, जिसमें दवा वगैरह आएगी ही नहीं। समझ रहे हो? आप पेशेंट के साथ रह सकते हो, आप पेशेंट से दूर रह सकते हो, और आप पेशेंट के पास रह ही नहीं सकते हो। समझ रहे हो? तो लेट्स स्टार्ट विथ मेडिकल, जो बहुत डिमांडिंग फील्ड है। ठीक है, सबसे जो इसमें डिमांडिंग है ना, वो है एमबीबीएस। इसके पीछे ही तो नीट एस्पिरेंट पागल हैं। क्यों पागल हैं? कि जो भी सर्जन बनते हैं ना, जो भी बड़े बड़े डॉक्टर बनते हैं, आपने देखा बड़े बड़े डॉक्टर के पास कभी गए होगे, 1,000 रुपये फीस होती है, 2,000 फीस होती है, सर्जरी का 20,000 30,000। वो सर्जन बनने से पहले सबसे, देखो, जैसे आप बचपन में ABCD पढ़े हो, फिर अल्फ़ाबेट पे आए हो ना, तो सर्जन सीधा क्वेश्चन आंसर है। पहले ABCD पढ़नी पड़ेगी। तो सर्जन बनना है, बड़ा बड़ा डॉक्टर बनने का है ना, तो वो MBBS ही एक रास्ता है। MBBS के बाद आपको फिर से नीट, MBBS में घुसने से पहले आपको देना पड़ेगा नीट UG। ये सारे मेडिकल जो देख रहे हैं ना कोर्सेज में, घुसने से पहले आपको MBBS में भी घुसने से पहले देना पड़ेगा नीट UG। और सर्जन बनने के लिए और MD बनने के लिए देना पड़ेगा नीट PG MBBS के बाद। और यार नीट सुपर स्पेशलिटी, अभी मैं आपको बताता हूँ। देखो, आपको सर्जन बनना है ना, सर्जन या कोई बड़ा डॉक्टर बनना है, तो सबसे पहले आपको MBBS करना पड़ेगा। समझ रहे हो? MBBS करने के लिए आपको क्या देना पड़ेगा? नीट UG। अभी जो आप दोगे वो है नीट UG, 720 मार्क्स का होता है। समझो बहुत अच्छे मार्क्स है, 600 मार्क्स आ गया तो MBBS मिल जाएगा। ओके, सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज में मिल जाएगा। नहीं अच्छे मार्क्स आए, मम्मी पापा के पास बहुत पैसा है, डीम कॉलेज में 25 लाख फीस में आले आपको डाल दिया, तो 25 लाख साल का भरोगे, मतलब 5.5 साल का कोर्स है, तो 1 करोड़ के ऊपर आप भरोगे तो MBBS तो भी मिल जाएगा। 2 तरीके हैं आपका, नीट में बहुत अच्छे मार्क्स लाओ तो MBBS मिल जाएगा, या कि माँ बाप के पास बहुत पैसे हैं तो आपको MBBS मिल जाएगा। MBBS मिलने के बाद आपको नीट PG देना पड़ेगा। नीट MBBS में घुसने से पहले आपने नीट UG दिया, नीट दिया आपने। MBBS करने के बाद देना पड़ेगा नीट PG। नीट PG दोगे तो आप क्या बनोगे? MD MS। अब MD क्या? चमड़ी के डॉक्टर बन जाओगे। MD रेडियोलॉजी, मतलब एक्सरे करते हैं ना, एक्सरे करने के बाद रिपोर्ट पे कोई साइन करता है, आपने देखा है? वो साइन करने वाला जो होता है ना, वो रेडियोलॉजिस्ट होता है। मैंने सुना है करोड़ों की सीट होती है उनकी। तो सोच रहे हो चलो MBBS कर लिया तो PG भी निकल जाएगा ना? मैं सच बताऊँ ना, नहीं निकलेगा।
नहीं निकल, इतना आसान नहीं है। आप शायद बहुत सुपर टैलेंटेड हो गए तो पीजी निकलेगा, पहले तो निकल भी जाता था, अब तो निकलता भी नहीं है। तो रेडियोलॉजी मैं सुना कोई कोई डीम यूनिवर्सिटी करोड़ों चार्ज करती है, सरकारी में होगा तो बहुत अच्छी बात है, पर इतना आसान नहीं है। 5-5 साल से लोग नीट एमबीबीएस करने के बाद देते रहते हैं। जो लोग 5 साल से पढ़ रहे हो और आप घुसोगे तो कैसे क्लियर कर पाओगे? लोग जिंदगी भर दे देते पर नीट पीजी क्लियर करने के लिए, तो इतना आसान नहीं है। मैं सच बता दूँ, अगर प्राइवेट में लोगे तो करोड़ों जाएंगे, ठीक है। सरकारी में लोगे तो कम में, और सरकारी में कब मिलेगा? जब आप अच्छे मार्क्स लाओगे। एमबीबीएस में सीट तो बहुत है सरकार की, पर एमडी में सीट सरकार की कम है, और बहुत ही कम सीट है। एमडी क्या है? एमडी जो होते हैं जो दवा देते हैं, तो चमड़ी के डॉक्टर दवा देते हैं, रेडियोलॉजी वाले दवा नहीं देते तो भी एमडी है। और उसके बाद ऐसे भी दिमाग के डॉक्टर जो दवा देते हैं, और दिल के डॉक्टर जो दवा देते हैं। पर दिल का ऑपरेशन करना है, दिल और दिमाग का ऑपरेशन करना है, तो आपको एमएस करना पड़ेगा। तब आपको एमएस करना पड़ेगा, एमडी नहीं करोगे। अगर दवा देनी तो एमडी करना पड़ेगा। दिल का सर्जन बनना है, दिमाग का सर्जन बनना है तो एमएस करना पड़ेगा। एमएस क्या है? पूरी बॉडी की सर्जरी सिखाएंगे आपको, समझे? पूरी बॉडी की सर्जरी सिखाएंगे। फिर आपको नीट सुपर स्पेशलिटी देना पड़ेगा। फिर आपको दिल, मतलब हार्ट या दिमाग जो भी है, और भी सुपर स्पेशलिटी है। मतलब चमड़ी के डॉक्टर बने तो उसमें भी सुपर स्पेशलिटी होगी, कॉस्मेटोलॉजी। तो वैसे बहुत सारी सुपर स्पेशलिटी है, तब जाके आप दिल और दिमाग के सर्जन बन पाओगे। तो मतलब एमबीबीएस 5.5 साल का, फिर एमएस, और उसके बाद एमएस भी 2-3 साल के ऊपर का ही होगा। फिर एमसीएच, मतलब नीट पीजी देने, यूजी सुपर स्पेशलिटी के बाद एमसीएच आता है, वो दोगे। तब जाके आप दिमाग और दिल के सर्जन बनोगे। बाद 30 साल के हो जाओगे तब जाके बन पाओगे। तो आपको क्या लगा इतना आसान है डॉक्टर बनना? इतना पैसा चार्ज क्यों करते हैं कि इतना मुश्किल है बनना? चमड़ी के डॉक्टर डायरेक्ट एमबीबीएस के बाद नीट पीजी दे दो और एमडी कर लो। एक्सरे वाले डॉक्टर सीधा कर लो, और रिपोर्ट करने वाले डॉक्टर माइक्रोबायोलॉजिस्ट बोलते हैं, तो खून की रिपोर्ट में होते हैं। डायरेक्ट एमबीबीएस करो, एमडी माइक्रोबायोलॉजी नीट पीजी क्लियर करने के बाद कर लो। या और भी बहुत सारे हैं इसके अंदर, क्या बोलते हैं अपने, और क्या, ईएनटी कान के सर्जन। एमबीबीएस डायरेक्ट नीट पीजी दो, ईएनटी का सीट मिल जाएगा। ऑर्थोपेडिक्स हड्डी के डॉक्टर्स, ओके। एमबीबीएस करो, नीट पीजी करो, मिल जाएगा। पर कोई कोई सर्जन बनना हड्डी में के लिए सुपर स्पेशलिटी करनी पड़ेगी। तो इतना पढ़ना पड़ता है, तब जाके आप 1000-1500 की फीस वाले डॉक्टर बन पाओगे। एक पेशेंट से 1000-1500 लोगे। अगर बहुत अच्छे चल गए तो 5000 भी ले सकते हो एक पेशेंट से। तो वो एमबीबीएस ही एक रास्ता है। जो भी डॉक्टर है नींद में डालने के लिए, आप जब ऑपरेशन करते हो तो सोने से पहले एक डॉक्टर आता है जो इंजेक्शन लगा के जाता है, तो वो आपको नींद में डालता है, तो उसको बोलते हैं एनेस्थेसियोलॉजिस्ट। वो भी एमबीबीएस करने के बाद एमडी एनेस्थेसियोलॉजिस्ट होते हैं, उनकी भी बहुत अच्छी पगार होती है, 5-6 हज़ार एक ऑपरेशन के लिए। तो सोचो, दिन में 5 ऑपरेशन किए, 25-30 हज़ार आराम से। लाखों की सैलरी होती है एक एक हॉस्पिटल में, 2-3 हॉस्पिटल में बैठा कर लाखों की सैलरी होती है, मस्त छापते हैं एनेस्थेसियोलॉजिस्ट। तो बहुत सारे टाइप के डॉक्टर होते हैं, पर वो सब आप एमबीबीएस के बाद ही बन सकते हो। पर कुछ लोगों को एमबीबीएस भी नहीं मिलता, जैसे कि मैं। तो मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी, ये कर लो, बीएचएमएस, बीएमएस, बीयूएमएस। पहली बात, ये एमबीबीएस पूरा का पूरा कोर्स इंग्लिश है, आप हर चीज़ पढ़ोगे इंग्लिश में। पर बीएएमएस और बीयूएमएस, इनमें यूनानी आ जाएगा और इसमें आयुर्वेदा आ जाएगा। आपको जो भी पढ़ाई है ना, उसमें आयुर्वेदा के शब्द आ जाएंगे, यूनानी में यूनानी के शब्द आ जाएंगे। बीएचएमएस इंग्लिश में होगा। तो मैं तो इंग्लिश मीडियम से था, तो मैं ये दोनों कर नहीं सकता, कि मुझे बहुत भारी पड़ जाएगा। मैं बीएमएस किया ना, मुझे बहुत भारी पड़ जाएगा कि मुझे आयुर्वेदा नहीं आता, मुझे हिंदी का एकदम शुद्ध हिंदी नहीं आती, और प्लस मुझे यूनानी भी नहीं आता। तो मेरे को तो भारी पड़ता, तो मुझे बीएचएमएस ही करना पड़ता। पर ये सब क्या है? ये सब अल्टरनेटिव मेडिसिन हैं। ये एमबीबीएस इज एलोपैथी, मॉडर्न मेडिसिन। ये पुराने ज़माने के अल्टरनेटिव मेडिसिन हैं। अब ये जो पढ़ाई करोगे ना, बीएचएमएस, बीओएमएस, पहली बात ये साइंटिफिकली प्रूव नहीं है। ये पूरी की एमबीबीएस इज एलोपैथी, एमबीबीएस इज साइंटिफिकली प्रूफ, बट दीज 3 गाइज आर नॉट साइंटिफिकली प्रूफ। अभी बीएचएमएस वाले वीडियो देखेंगे, मुझे गाली देंगे शायद, पर सच बात है, ये खाली इंडिया में चलता है। उस समय मुझे इतना ज्ञान नहीं था कि ये सब साइंटिफिकली नहीं है।
में बैठते 50-50 रुपये करते हैं, आपने देखा ही होगा। और तो दीज आर नॉट मॉडर्न मेडिसिन, थोड़ा बहुत आता है, नॉलेज है, पढ़ने के बाद नॉलेज आता है इनसे भी, पर जो असली मेडिसिन है वो है एलोपैथी, वही एक थ्रू मेडिसिन है। बाकी सब भी है मेडिसिन है, अल्टरनेटिव फॉर्म में मेडिसिन है, इनका असर बहुत धीरे है, इनका कोई साइंटिफिकली प्रूफ नहीं है, और ये साइंटिफिक एमबीबीएस इज साइंटिफिकली प्रूफ्ड, दीज आर नॉट साइंटिफिकली प्रूफ। और बाहर कंट्री में इसको इतना दर्जा नहीं दिया जाता, हमारी कंट्री में पता नहीं क्यों इतना लोग इसको मानते हैं, पर हर चीज़ साइंटिफिकली प्रूव होनी चाहिए एज फार एज नॉलेज इज कंसर्न, और इनका साइंटिफिकली प्रूफ ज़रा सा भी नहीं है। ओके ये इनका आयुर्वेदा इन्हें होम्योपैथिक में चलता है, ठीक है, ये इनको मानते हैं तो है, पर इट्स नॉट अ साइंटिफिकली प्रूफ लाइन। ओके नाउ नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन। तो जो नेक्स्ट है वो है बीडीएस, दांत के डॉक्टर। दांत के डॉक्टर आप जानते होंगे ना, हाँ। तो ये पहले बहुत अच्छा फील्ड था, पर अब इतने लोग घुस गए कचरा हो गया। अब बीडीएस कर लोगे ना, इतना आसान नहीं जॉब मिलना, लोग अब आपको गली में ही 2-3 बीडीएस दिख जाएंगे, इतने ज़्यादा बीडीएस होते हैं। तो बीडीएस करने के बाद नौकरी नहीं है, मोस्ट इंजीनियर के बाद जो दूसरा नंबर आता है ना जॉबलेस का, वो ये है। डॉक्टर तो बन जाओगे नाम के डॉक्टर, पर जॉब और ये मिलना बहुत मुश्किल है बीडीएस में, बहुत। जिनके माँ बाप बीडीएस है शायद उनका चले भी जाए, नए नए आए होगे ना, नहीं चलेगा बीडीएस। नाउ नेक्स्ट मूव टू वेटरनरी साइंस। वेटरनरी साइंस मतलब जानवर के डॉक्टर, इनमें बहुत स्कोप है, बहुत कम लोग करते हैं, नौकरी अच्छे से मिल जाती है, तो वेटनरी साइंस सही है, और इधर मॉडर्न मेडिसिन, तो बहुत अच्छी बात है, तो मैं इसको प्रेफर करता हूँ। नाउ फिजियोथेरेपी, लेट्स मूव ऑन टू फिजियोथेरेपी। ये भी अच्छा कोर्स है, इसमें जो पेशेंट हो चल नहीं पाते हैं, मतलब सर्जरी हुई, तो फिजियोथेरेपी इनको हेल्प करती है। ये भी डॉक्टर्स हैं, ये सारे के सारे डॉक्टर्स हैं। ओके तो फिजियोथेरेपी हेल्प करते हैं चलने में फिरने में, यू लाइक ऐसे जब पेशेंट का ऑपरेशन होता है, या कोई बच्चे पागल होते हैं जो चल नहीं पाते हैं, तो फिजियोथेरेपी उनको हेल्प करते हैं, सिखाते हैं चलने फिरने में। और ये बच्चे कभी कभी बाल वगैरह भी नोच लेते हैं अच्छे से, तो अच्छे से बाल नोचेंगे आपके, कोई पागल पेशेंट होगा तो मार वार भी देते हैं, तो आपको डील करना पड़ेगा। इसमें स्पेशलिटी होती है, फिजियोथेरेपी करने के बाद आप कौन सी स्पेशलिटी लेते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है, आप बच्चे को करोगे बड़े को करोगे, ओके तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। और भी एक स्पीच थेरेपी है। कुछ बच्चे बोल नहीं पाते, आपने देखा है, तो उनको बोलने का हेल्प करने के लिए बीएससी स्पीच थेरेपी आते हैं, जो उनको ऐसे ऐसे खाना सिखाएंगे। जो बच्चे बोल नहीं पाते हैं उनको बीएससी स्पीच थेरेपी सिखाएंगे, वो भी टाइप के डॉक्टर्स ही होते हैं। फिजियोथेरेपी एक डॉक्टर है जो एक्सरसाइज कराएंगे, जो पेशेंट का ऑपरेशन हुआ है, किसी को बहुत दर्द हो रहा है तो उसका एक्सरसाइज करा के उसका दर्द सही करवाएंगे, तो वो उसके लिए बीएससी फिजियोथेरेपी करना पड़ता है। कम मार्क्स आएंगे तो भी फिजियोथेरेपी मिल जाता है, और वेटनरी साइंस में इतना मार्क्स नहीं, 300-400 आया तो आपको मिल जाता है। गवर्नमेंट में नहीं तो प्राइवेट में मिल ही जाता है फिजियोथेरेपी, और इतना फीस भी नहीं होता फिजियोथेरेपी और वेट साइंस का। एमबीबीएस का फीस बहुत ज़्यादा होता है। होम्योपैथिक, आयुर्वेदा, यूनानी आई डोंट रिकमेंड इट, पर कुछ नहीं मिल रहा तो लोग ये कर लेते हैं, और ये साइंटिफिकली प्रूफ नहीं है, बाकी आपकी मर्जी। थोड़ी सर्दी बुखार तो आप ठीक ही कर सकते हो ये सब पढ़ने के बाद। ये सब पढ़ने के बाद आप सर्जन नहीं बन सकते, खाली एमबीबीएस करने के बाद ही सर्जन बन सकते। बीडीएस दांत के सर्जन बन सकते हैं, पर बीडीएस में बहुत ज़्यादा कचरा हो गया, तो मैं रेकमेंड नहीं करता। एमबीबीएस एक अच्छा ऑप्शन है, फिजियोथेरेपी एक अच्छा ऑप्शन है, स्पीच थेरेपी एक अच्छा ऑप्शन है, और वेटनरी साइंस बहुत अच्छा ऑप्शन है। बाकी जो ऑप्शन है ना, जैसे बीडीएस, होम्योपैथिक, आयुर्वेदा, यूनानी, मत करो, जॉब अच्छी नहीं मिलेगी। किसी किसी का चल जाता है पर सबका नहीं चलता। वेटनरी साइंस, स्पीच थेरेपी, फिजियोथेरेपी और एमबीबीएस सबका ही चलता है, समझ रहे हो। तो आपकी मर्जी के ऊपर, आपको बहुत अच्छा लगता है एमबीबीएस नहीं करना है, एमबीबीएस नहीं मिल रहा है, बाकी सब नहीं करना है, डॉक्टर बनना है, दवा देना है, तो कर लो, पर सबका नहीं चलता। मेरे घर के बाजू में ऐसे भी डॉक्टर है जिनका नहीं चलता, पूड़ी बेचते रहते तो भी नहीं चलता, दिन भर बैठे रहते हैं। और किसी किसी का बहुत चलता है, तो इट डिपेंड्स, वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बदलता रहता है। ये हो गया मेडिकल। अब चलते हैं पैरामेडिकल। अब कुछ लोगों को ना ये सब नहीं करना होता है, ये सब नहीं करना, एमबीबीएस ही करना होता है, स्पीच थेरेपी नहीं करना होता है, फिजियोथेरेपी। अभी देखो फिजियोथेरेपी करोगे, कभी कभी पागल बच्चे होते हैं मार देते हैं, तो कुछ लोगों को नहीं पसंद, बच्चे मार देंगे। एक्सरसाइज कराना किसी को बहुत ताकत वाला काम है, दिन भर मेहनत कराना। स्पीच थेरेपी किसी का मुंह ऐसे करना किसी को नहीं पसंद। कुछ लोगों को पब्लिक से दूर रहना बहुत पसंद है, जैसे कि मुझे,
तो उनके लिए ये सब लाइंस बहुत अच्छी है। पेशेंट से ज़्यादा बात नहीं होती, कोई कोई है जिनमें पेशेंट से बात होती है। तो लेट्स स्टार्ट। पहला है जैसे पेशेंट से बात होती है, एक है बीएससी नर्सिंग। ये भी मेडिकल में ही जाना चाहिए, बीएससी नर्सिंग भी मेडिकल में जाना चाहिए। ये दोनों का वेरिएशन है, बीएससी नर्सिंग, मेडिकल, पैरामेडिकल। ये नर्स होते हैं, आपने सुना ही होगा, है ना। पेशेंट से ज़्यादा बात नहीं करते पर पेशेंट के आजू बाजू रहते हैं, इसलिए मेडिकल में जा सकता है। पर पैरामेडिकल में डालते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो दवा वगैरह नहीं देते हैं नर्सेस, इसलिए बीएससी नर्सिंग है। अब दवा कभी कभी इमरजेंसी में दवा दे देते हैं नर्स लोग भी। फार्मेसी, पेशेंट से बात नहीं करते पर दवा बनाते हैं। अब फार्मेसी में 3 फार्मेसी होती है, फार्म डी, डिप्लोमा इन फार्मेसी, बी फार्म। जिसका देखो फार्मेसी में घुसने के लिए भी एंट्रेंस होता है, जैसे एमबीबीएस में घुसने के, ये सब घुसने के लिए नीट है, वैसे फार्मेसी में घुसने के लिए सीईटी होता है। मुंबई और महाराष्ट्र में अलग अलग स्टेट्स के लिए अलग अलग एंट्रेंस होता है। महाराष्ट्र में एमएससीटी होता है। तो मेरा इसमें भी आया था, पर मुझे दवा बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, मुझे केमिस्ट्री से नफरत थी। तो केमिस्ट्री से नफरत की वजह से मैंने फार्मेसी नहीं किया। तो फार्मेसी में 3 होते हैं, एक होता है बी फार्म, एक होता है फार्म डी, एक होता है डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। बी फार्म है 4 साल का कोर्स, फार्मेसी डिप्लोमा, और ये 5 ईयर्स का कोर्स होता है डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। डिप्लोमा करने के बाद मेडिकल नहीं खोल पाओगे, 1 साल काम करना पड़ेगा, तब आप मेडिकल खोल सकते हो, मेडिकल का लाइसेंस मिलता है। बी फार्म करने के बाद मेडिकल का लाइसेंस डायरेक्ट मिल जाता है। डिप्लोमा आप जिसका एमएससीटी नहीं देते हैं, एमएससीटी में कम मार्क्स आता है, वो डिप्लोमा करते हैं। एमएससीटी में अच्छे मार्क्स आते हैं, मुझे अच्छे मार्क्स आते तो भी मैंने डिप्लोमा नहीं किया, और बी फार्म भी नहीं किया कि मुझे पसंद नहीं था। अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे एमएससीटी में। अलग अलग स्टेट के लिए, जैसे आप दिल्ली वगैरह में रहते हो तो अलग एंट्रेंस होगा, तो इसके लिए अलग एंट्रेंस होता है। डिप्लोमा फार्मेसी, आप एंट्रेंस में कम मार्क्स है, डिप्लोमा कर लो फार्मेसी में, या फार्म डी कर लो, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, ये डिप्लोमा है। आप फार्म डी कर सकते हो, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी 5 साल का कोर्स होता है, पर इंडिया में स्कोप नहीं है। बी फार्म का भी ना आजकल क्या हो गया मालूम, मेडिकल हर जगह खुल गया है, कचरा ही हो गया है। हर जगह आप जाओगे मेडिकल ही मेडिकल है, तो कमाई इतनी ज़्यादा नहीं होती जितना आप सोच रहे हो। और बड़ी बड़ी कंपनियां आपको डॉक्टर के पास भेजेंगी और बोलेंगे दवाइयाँ बेचो, मार्केटिंग का ज़्यादा काम देते हैं एज़ कम्पेयर टू बड़े बड़ी कंपनियों में काम करना। तो आपको थोड़ा बी फार्म करने के बाद आपको थोड़ा बहुत कंपनी में काम करना पड़ेगा, तब जाके आप कंपनी में काम कर सकते हैं, वरना आपको वही बनाएंगे, जाओ डॉक्टरों के पास और दवा वगैरह का प्रचार करो। तो ये सब कराएंगे। मेडिकल खोलेंगे तो आप डायरेक्ट मेडिकल खोल सकते हैं बी फार्म के लिए, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगी। पर डिप्लोमा करने के बाद 1 साल काम करना पड़ेगा, तो सर्टिफिकेट मिलेगी। डॉक्टर फार्मेसी करने के बाद भी आप डायरेक्ट मेडिकल खोल सकते हो। पर मेडिकल बहुत कचरा हो गया, हर जन जो पढ़े भी नहीं होते हैं वो इनको पकड़ के 10,000 दे के मेडिकल खोलवा लेते हैं। ओके, तो ये भी एक पैरामेडिकल कोर्स है। अब बीएससी ऑप्टोमेट्री, अभी आँख के जो डॉक्टर हैं उसके लिए क्या करना पड़ता है, एमबीबीएस और एमएस इन ऑप्थेल्मोलॉजी, आँख के सर्जन होते हैं वो। अंदर की आँख के लिए अलग डॉक्टर होते हैं, बाहर की आँख के लिए अलग डॉक्टर्स होते हैं। पर डॉक्टर लोग बहुत बिजी होते हैं, तो आँख का नंबर वगैरह हॉस्पिटल में कौन चेक करता है, चश्मे की दुकानों में कौन चेक करता है, ज़्यादातर वो होते हैं बीएससी ऑप्टोमेट्री, जो डॉक्टरों के साथ काम करते हैं, आँख के डॉक्टरों के साथ, उनको बोलते हैं बीएससी ऑप्टोमेट्री। इसको पढ़ने के बाद आँख के डॉक्टर नहीं बनोगे, आँख का डॉक्टर बनने के लिए एमबीबीएस और एमएस इन ऑप्टोमेट्री करना पड़ेगा। एमबीबीएस नीट यूजी करने के बाद मिलेगा, और फिर नीट पीजी देने के बाद आपको करना पड़ेगा मास्टर इन सर्जरी ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी। दिल और दिमाग का बनना है तो जनरल सर्जरी करना पड़ेगा। पर आँख के लिए आप डायरेक्ट घुस सकते हो, कान के लिए आप एमबीबीएस के बाद डायरेक्ट सर्जरी में घुस सकते हो, सर्जन पहले बनना पड़ेगा एज फार एज कंसर्न। ओके, तो ये करने के बाद आप असिस्टेंट जैसे बन जाओगे, 10-20 हज़ार 25 हज़ार सैलरी मिल जाएगी आपको। अच्छे से करोगे, सालों से करोगे तो 1 लाख भी हो सकती है, अच्छे अच्छे ब्रांड वाले चश्मों की दुकानों में काम करोगे तो। ओके, नाउ नेक्स्ट इज बीएससी परफ्यूजन टेक्नोलॉजी। ये बहुत अच्छा लाइन है। ऑपरेशन होता है ना तो फेफड़े का, तो फेफड़े को एक मशीन में रखा जाता है, दिल को एक मशीन में रखा जाता है। सर्जनों के साथ आप काम करोगे, पर आपकी पर्सनल लाइफ खत्म हो जाएगी, दिन रात आपको सर्जन लोग के साथ भागना पड़ेगा। रात में कभी भी काम हो सकता है, पर इनकी सैलरी अच्छी है। तो ये परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, दिल और कार्डियक परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, दिल को मशीनों में रखते हैं। दिल का ऑपरेशन करने के बाद दिल को मशीन में रखना पड़ेगा ना, कि वो धड़कते रहे, तो ये सब, और फेफड़ा धड़कते रहे, वो ये करते हैं। बीएससी कार्डियक टेक्नोलॉजी, परफ्यूजन टेक्नोलॉजी या कार्डियक
ठीक है। अब ब्यूटी कॉस्मेटोलॉजी, कुछ लोगों को खूबसूरती का बहुत शौक है, मेकअप वेकअप करने का बहुत शौक है, मेकअप बनाने का बहुत शौक है, या डॉक्टरों के साथ जो चमड़ी के डॉक्टर होते हैं उनके साथ काम करने का बहुत शौक है। चमड़ी के डॉक्टर लेज़र करते हैं तो कभी कभी ये इनके असिस्टेंट भी करते हैं, तो वो करते हैं बीएससी ब्यूटी एंड कॉस्मेटोलॉजी। समझ रहे हो। अब नेक्स्ट है डायबिटिक डायलिसिस। तो कभी कभी डायबिटीज़ करते हैं तो खून निकालना पड़ता है ना, फिर खून को साफ करना पड़ता है, मशीन में डालना पड़ता है। तो वो जो काम करते हैं ना, खून को मशीन में डालते हैं, मशीन से फिर इंसान के खून में डालते हैं। डायबिटीज़ में क्या होता है, डायबिटीज़ में खून में शक्कर बहुत ज़्यादा हो जाती है और वो अच्छा नहीं है। उससे दिल की बीमारी, दुनिया भर की बीमारी होती है, इंसान मर जाएगा। तो उसके खून में शक्कर निकालने का काम ये क्यों उनमें क्या होता है, उनमें उनका पैंक्रियास फेल हो जाता है डायबिटीज़ में, इसलिए उनको डायबिटीज़ होती है। डायबिटीज़ के बहुत सारे टाइप हैं, तो खून में से शक्कर निकालने का काम डायबिटिक डायलिसिस करते हैं। तो उसकी भी एक टेक्नोलॉजी होती है, उसको बोलते हैं बीएससी डायबिटिक डायलिसिस। ओके। बीएससी न्यूट्रिशनिस्ट, न्यूट्रिशन का क्या है, अभी आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए उसको कोई बताता है ना। कुछ लोग होते हैं बताते हैं ये खाओ वो खाओ, डाइट मेंटेन करो, तो वो बीएससी न्यूट्रिशनिस्ट करते हैं। अब बीएससी एनेस्थेशिया टेक्नोलॉजी, अब ये क्या होता है, आप एमबीबीएस करें ना, एमबीबीएस करने के बाद क्या करना पड़ता है, एमडी इन एनेस्थेशिया, डॉक्टर ऑपरेशन करने से पहले एक इंजेक्शन डाली जाती है, इसके से इंसान सो जाता है, उसको बोलते हैं एमडी एनेस्थेशियोलॉजिस्ट, एक डॉक्टर होते हैं। पर वो इतना सारा काम कैसे अकेले करेंगे, उनको असिस्टेंट की ज़रूरत है। तो उनके असिस्टेंट कौन होते हैं, उनके असिस्टेंट बनते हैं बीएससी एनेस्थेशिया टेक्नोलॉजिस्ट। आप असिस्टेंट बनोगे, ये सब करने के बाद आप असिस्टेंट बनोगे। आपको मेन पर्सन बनना है ना, तो वो एमबीबीएस करने के बाद ही बन पाओगे। ठीक है, बाकी ये सब करोगे असिस्टेंट ही बनोगे। और तो बेटर थिंक एंड डू इट। अब बीएससी ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, ये क्या होता है, ये ऑपरेशन थिएटर को मेंटेन करता है। ये लोग जो पढ़ते हैं ये ऑपरेशन थिएटर को मेंटेन करते हैं। डॉक्टर के आने से पहले सब कुछ साफ सुथरा यूवी लाइट मारा हुआ होना चाहिए, कि वो बहुत साफ जोन होना चाहिए। कोई बीमार है तो उसका ऑपरेशन होने के बाद दूसरा पर्सन है उसकी बीमारी ना पकड़ ले, तो सब सफाई होनी चाहिए। तो वो ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी होती है। अब बीएससी रेडियोलॉजी, एक्सरे वेक्सरे करते हैं ना, तो वो करने के लिए एक डॉक्टर होते हैं एमबीबीएस करने के बाद एमडी रेडियोलॉजी। पर वो खाली साइन करते हैं, वो 5-6 हॉस्पिटल में बैठते हैं, साइन करते रहते हैं। उनकी जगह पे कौन काम करता है, उनकी जगह पे बीएससी रेडियोलॉजी करते हैं। और ये लोग 50% होते हैं, एमडी जो होते हैं वो 50% होते हैं, बाकी ये लोग को 10-20 हज़ार दे के भगा देते हैं। तो जो मेन काम होता है वो एमबीबीएस और एमडी होता है। ये सब पढ़ने के बाद आप असिस्टेंट ही बनोगे। ओके। मैं एक चीज़ बताना भूल गया, वो है बीएमएलटी, खून वगैरह का रिपोर्ट वगैरह जो होता है ना, इसमें भी डॉक्टर होते हैं जो खाली साइन करते हैं। अब वो डॉक्टर क्या होते हैं, वो एमबीबीएस होते हैं, एमडी पैथोलॉजी होते हैं, हेमाटोलॉजी होते हैं। तो वो काम नहीं करते, वो 5-6 हॉस्पिटल में बैठते हैं, 5-6 जगह बैठते हैं, वो खाली साइन करते हैं। उनकी जगह पे रिपोर्ट कौन चेक करता है, वो है बीएमएलटी, ये करते हैं। या डीएमएलटी भी कर सकते हो आप, डिप्लोमा भी कर सकते हो। जैसे फार्मेसी में डिप्लोमा इन फार्मेसी होता है, वैसे इसमें भी डिप्लोमा और बीएमएलटी होता है। समझ गए। अब और भी बीएससी हैं, एक है फॉरेंसिक साइंस, ये पैरामेडिकल में। और भी आपने देखा है वो सीआईडी वगैरह, उसमें जिसका मर्डर हो जाता है तो उसका रेप हो जाता है, तो रेप का चेक करने के लिए किसने रेप किया, उसके लिए फॉरेंसिक साइंस, मर्डर हो गया फॉरेंसिक साइंस। इसमें भी एमडी होते हैं, एमबीबीएस और एमडी इन फॉरेंसिक साइंस। उनके असिस्टेंट कौन बनते हैं, उनके असिस्टेंट फॉरेंसिक। वो एमडी लोग इतना काम नहीं करते, उनके नीचे सब लोग काम करते, वो है बीएससी फॉरेंसिक साइंस। ओके। नेक्स्ट इज बीएससी मेडिकल जेनेटिक्स। इसमें भी डॉक्टर होते हैं, एमबीबीएस करो फिर फेलोशिप करो मेडिकल में अंदर, वो भी रिपोर्ट साइन करते हैं। तो उनका काम कौन करता है, वो खाली रिपोर्ट साइन करते हैं, थोड़ा बहुत काम करते हैं, ज़्यादातर काम बीएससी मेडिकल जेनेटिक्स करते हैं। ये क्या करते हैं, कोई औरत प्रेग्नेंट है, सोनोग्राफी में कुछ गलत आया, चलो अब तो डॉक्टर इंजेक्शन डाल के पानी निकालता है, वो पानी का डीएनए पढ़ा जाता है। कोई लड़का है उसको बाड़ी नहीं आ रही है और लड़की जैसे फीचर हो, कोई लड़की है उसको लड़के जैसे फीचर हो, चेक करने के लिए वो सच्ची में लड़का है या कुछ और पैदा हो गया है, तो वो चेक करने के लिए जेनेटिक्स आ जाता है। बीमारियों को देखना है कि कौन सी बीमारी है, तो उसका डीएनए पढ़ा जाता है। तो डीएनए पढ़ने के लिए एमबीबीएस और एमडी इन जेनेटिक्स से फेलोशिप जेनेटिक्स में होता है, एमडी नहीं होता, फेलोशिप होता है, वो साइन करते हैं। पर असिस्टेंट भी बनते हैं जो है मेडिकल जेनेटिक्स करने के बाद। कहीं कहीं तो पीएचडी वाले भी कर सकते जेनेटिक्स शायद साइन। अब मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी ये वो है जो वो बनाते क्या बोलते हैं वैक्सीन और दुनिया भर के केमिकल बनाते हैं ज़िंदगी का इस्तेमाल करके। इनके ऊपर कोई डॉक्टर नहीं है, या अपनी कंपनी खोल सकते हैं चाहें तो, ये उनके ऊपर कोई डॉक्टर नहीं है। बट प्रॉब्लम क्या है ना,
इसमें बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है, लोग खोल नहीं पाते, छोटा सा कंपनी है, 20-30-15 हज़ार की नौकरी करते हैं। नेक्स्ट इज प्लेन बीएससी एनाटॉमी, बीएससी फिजियोलॉजी। बीएससी एनाटॉमी क्या है, आपको शरीर के बारे में पढ़ाएंगे। बीएससी एनाटॉमी आपको फिजियोलॉजी, शरीर में कैसे काम करता है वो पढ़ाएंगे। अब एनाटॉमी फिजियोलॉजी करने का क्या मकसद है, अब इसका ये मकसद है कि आप एमबीबीएस को पढ़ा सकते हो। बीएससी, एमएससी और पीएचडी करने के बाद एनाटॉमी फिजियोलॉजी में आप डॉक्टरों को पढ़ा सकते हो, पर डॉक्टर मेडिकल कॉलेज में इनको इतनी इज्जत नहीं देते हैं। वो बोलते हैं एमबीबीएस और एमडी एनाटॉमी, एमबीबीएस और एमडी फिजियोलॉजी को जॉब ज़्यादा देते हैं, बीएससी एमएससी वाले एनाटॉमी फिजियोलॉजी को जॉब नहीं देते मेडिकल कॉलेज में। तो ये पढ़ के स्कोप नहीं है इंडिया में। पर आपको अगर शरीर बहुत पसंद है तो आप बीएससी एनाटॉमी पढ़ सकते हैं। आपको दिल धड़कन कैसे काम करती है वो पढ़ना है तो फिजियोलॉजी पढ़ सकते हैं। आपने इतना कुछ गौर किया, आप इतना कुछ पढ़ाई कर रहे हो, इतना कुछ कर रहे हो, सब सारा फल तो एमबीबीएस और एमडी और एमएससी लेके जा रहे हैं। इसलिए लोग इसलिए इतना मरते हैं इस लाइन में जाने के लिए, बाकी सब लाइन में ज़्यादा पसंद नहीं करते जाने को। पर सबको एमबीबीएस एमडी नहीं मिलता। देखो, सबके सब राजा महाराजा नहीं बन सकते, कुछ लोगों को उनके अंडर काम करना पड़ता है। तो आप ये करियर भी ऑप्ट कर सकते हो एज कम्पेयर टू होम्योपैथिक, आयुर्वेदा, यूनानी लेने से बेटर है ये। आप बाहर देश भी भाग सकते हो ये सब पढ़ के। यूनानी, होम्योपैथिक, आयुर्वेदा आप पढ़ के बाहर नहीं भाग सकते, समझ रहे। वेट भी अच्छा ऑप्शन है, आप किसी के अंडर काम नहीं करोगे। फिजियोथेरेपी भी अच्छा ऑप्शन है, आप किसी के डॉक्टर के अंडर काम नहीं करोगे। फिजियोथेरेपी डॉक्टर के साथ बातचीत होगी, इनमें तो बहुत सारे डॉक्टरों के नीचे आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है, पैरामेडिकल में। अब ना लास्ट में जो आता है वो है नॉन मेडिकल। मैं नॉन मेडिकल में हूँ और अब शायद मेडिकल में घुस रहा हूँ, तो आप नॉन मेडिकल से मेडिकल में भी जा सकते हैं, मेडिकल से नॉन मेडिकल में भी जा सकते हैं, डिपेंड करता है। मैंने बायोलॉजी पढ़ा है पर मैं नॉन मेडिकल में हूँ और थोड़ा बहुत मेडिकल का नॉलेज भी है। मुझे मेरे ज़माने में ये सब पता नहीं था, वरना मैं इसमें से कुछ कर लेता ठीक है। मेरे को धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते पता चला, तो ये एक चीज़ अच्छी नहीं हुई मेरे साथ। ओके, अब नॉन मेडिकल में जाते हैं। ओके, इसमें मेडिकल लाइन भी आती है माइक्रोबायोलॉजी में, मैं बताता हूँ। तो मैंने किया है बीएससी जूलॉजी, जानवरों की पढ़ाई करी है। जानवर का ऑपरेशन नहीं करता, वो वेटनरी साइंस करते हैं। हम कीड़े मकोड़े पढ़ते हैं जिससे हम ट्रीट कर सकें, उनका ड्रग टेस्टिंग वगैरह कर सकें, या बेसिक साइंस है। आपका 11th-12th जो होता है ना, 11th और 12th में जो बायोलॉजी है ना, वो बॉटनी और जूलॉजी में डिवाइडेड है। मुझे टीचर बहुत पसंद था प्रोफेशन, इसलिए मैंने ये किया, वरना मुझे मिलने के तो ये सब कुछ मुझे मिल सकता था, एमबीबीएस को छोड़ के सब कुछ मुझे मिल सकता था। पर मेरे पापा बिजनेसमैन थे तो मुझे ये लाइन अच्छा लगा, मेरे को टीचिंग करना बहुत पसंद था। टीचर वीचर बनना है ना 11th-12th का, या साइंटिस्ट लोग को पढ़ाना है, तो बीएससी अच्छा ऑप्शन। ओके, अदरवाइज जॉब नहीं है इसके अंदर, टीचर वीचर का जॉब नहीं है। जॉब चाहिए ना आपको, फिजियोथेरेपी कर लो, वेटनरी साइंस कर लो, स्पीच थेरेपी कर लो, इसमें से जो भी करोगे जॉब मिल जाएगी, आपको जॉब मिल जाएगी। पर ज़्यादा पैसा चाहिए तो फिजियोथेरेपी, वेटनरी साइंस और स्पीच थेरेपी अच्छा है। ये सब 20-30 हज़ार ज़्यादा देंगे। अगर आप खुद का 2-3 पैसा डाल दोगे थोड़ा बहुत लैब के अंदर, तो आप 50% होल्डर हो सकते हो डॉक्टर के साथ। डॉक्टर आधा लेगा, आधा तुम ले सकते हो अगर आप पैसे डालो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर खाली आपको 10-20 हज़ार देगा, आप भी करोड़ रुपया डाल रहे हो मशीन के अंदर, तो आपको भी हिस्सा मिलेगा, पार्टनरशिप मिलेगी। तो ये भी अच्छा ऑप्शन है, हर चीज़ डॉक्टर ही नहीं खाते। अब जूलॉजी करने के बाद टीचर बनना है या साइंटिस्ट बनना है, आप इसमें जा सकते हो, पैरामेडिकल में जा सकते हो। जैसे कि मैंने जूलॉजी किया और उसके बाद मैं पैरामेडिकल जेनेटिक्स में चले गया, जा सकते हो आप, ऐसा कुछ नहीं है। आप ये सब में घुस सकते हो, पैरामेडिकल में डिप्लोमा करके, ऐसा कुछ नहीं है। इट डिपेंड्स आपको क्या करना है। मुझे टीचिंग भी पसंद था और मुझे ये भी पसंद था, तो मैंने ऐसा किया। पर आपको टीचिंग पसंद है, जूलॉजी बेटर ऑप्शन है 11th-12th के लिए। नीट वगैरह जूलॉजी बॉटनी वाले पढ़ाते हैं, पेड़ पौधे। जूलॉजी पढ़ने के बाद आप जानवर में रिसर्च कर सकते हैं, जानवर से आप दवा निकाल सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं। पेड़ पौधों के बॉटनी बनना, पेड़ पौधे से दवा निकालनी हो, पेड़ पौधों का कुछ काम करना हो, तो ये अच्छा है। आजकल देखो फ्रूट वगैरह अच्छे फ्रूट बनाने हो, अच्छा करना है, खुद की खेती बाड़ी करनी है, तो आप बॉटनी पढ़ सकते हो, ठीक है। अब माइक्रोबायोलॉजी क्या है, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ये सब पढ़ते हैं। माइक्रोबायोलॉजी से भी अपन बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। कोई माइक्रोबायोलॉजी तेल खाते हैं, तो पानी में तेल गिर गया तो तेल साफ कर देंगे पानी में माइक्रोबायोलॉजिस्ट। बहुत सारी रिपोर्ट वगैरह में माइक्रोबायोलॉजिस्ट लगते हैं, पर वो बीएससी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी करते हैं, बीएससी
मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी करते हैं, वो प्लेन माइक्रोबायोलॉजी नहीं करते हैं। आपको अगर लैब रिपोर्ट वगैरह में करना है तो मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी करना पड़ेगा। फिर उसके बाद एमएससी वायरोलॉजी, अभी कोरोना वायरस लगा था तो बहुत सारे वायरोलॉजिस्ट थे जो कोरोना वायरस को पढ़ रहे थे, तो वो मेडिकल लाइन में आता है। इसमें भी एमडी होते हैं, एमबीबीएस एमडी माइक्रोबायोलॉजी, आपसे लैब का सारा काम कराएंगे। एमडी खाली साइन करके देगा, 50% लेगा। आपको 50% बनना है तो आपको बहुत पैसा डालना पड़ेगा, समझ गए। तो प्लेन माइक्रोबायोलॉजिस्ट, खाने की कंपनी, खाना खराब क्यों होता है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म घुस जाते हैं। शराब की कंपनी में ये सब में काम करोगे तो डॉक्टर लोग के निगरानी से दूर रहोगे और 50% देना नहीं पड़ेगा, आप खुद की कंपनी खोल सकते हो, समझ गए। आपको टीचर बनना है तो लाइफ साइंस भी अच्छा है, जेनेटिक्स भी कर सकते हो आप, अपनी मते का डीएनए घुसा सकते हो कोई जानवर के अंदर और उसका फल निकाल सकते हो। बीटेक, और बीटेक इस थोड़ा प्रोफेशनल, यही लाइन होती है पर थोड़ा हार्ड होता है बीटेक। इसमें मैथ्स भी कभी कभी डलवा देते हैं बच्चों को पढ़ने के लिए, तो मैं ये लाइन रेफर नहीं करता। भी बायोलॉजी वाले को मैथ्स नहीं पसंद होता, बीटेक मत करो। बायो इन्फॉर्मेटिक, कंप्यूटर और बायोलॉजी, कंप्यूटर और बायोलॉजी में आप दिन भर रहोगे। एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी है। एनिमल हस्बेंड्री मतलब दूध दही कैसे जानवरों से निकालने का, उसकी पढ़ाई, ये सब एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं। तो ये सब बीएससी के लायक भी है। बीएससी बायोटेक्नोलॉजी वही है, बायोलॉजी का, जानवर का जिंदगी का इस्तेमाल करके बिजनेस करना। दही दूध बनाना बायोटेक्नोलॉजी में आता है। वैक्सीन वगैरह बनाना वो भी बायोटेक्नोलॉजी में आता है। ओके, तो बहुत सारी लाइन्स हैं इसके अंदर, तो अच्छी लाइन होती है। बीएससी भी अच्छी लाइन है, आप उसका करने के बाद कोई भी लाइन में रिसर्च कर सकते हैं। दिमाग के डॉक्टर, दिमाग के सर्जन ही क्या बोलते हैं, सर्जन नहीं, दिमाग में रिसर्च कर सकते हो। जो भी आपको इंटरेस्ट है आप इसको पढ़ने के बाद भी रिसर्च कर सकते हो। ऐसा नहीं आप मेडिकल में नहीं जा सकते, आप मेडिकल में भी रिसर्च। जूलॉजी करने के बाद बहुत लोग मेडिकल जेनेटिक्स करते हैं, बहुत लोग एमएससी न्यूरो साइंस करते हैं, बहुत लोग बहुत अलग अलग मेडिकल लाइन में जा सकते हैं। आप एमएससी एनाटॉमी, एमएससी कर सकते हैं एनाटॉमी में, एमएससी फिजियोलॉजी में कर सकते हैं बीएससी करने के बाद। तो बीएससी करने के बाद बहुत ऑप्शन है, ऐसा नहीं है कि आप मेडिकल में नहीं जा सकते। बीएससी इज बेटर ऑप्शन अगर आपको रिसर्च बनना है, टीचर और प्रोफेसर बनना है। ओके, थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना। चलो बाय।